हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आप सबके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। हम एक ही वीडियो में संपूर्ण प्रगतिवाद के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है सबको निपटाने की कोशिश करेंगे। बेटा लगभग निपटा ही देंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ अपने नोट्स बना के चलिए और धैर्य धारण करके रखना है। सुनाए ना बेटा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा ऋतु आए फल हुए। धीरे धीरे माली अपने बाग बगीचे की रखवाली करता है, उसकी देख रेख करता है, उसकी निलाई गुड़ाई करता है, तब जाकर समय पर अच्छे फूल और फल आते हैं। पेड़ की जड़ भी मजबूत रहती है ना। लेकिन जब आप कहीं से एक पौधा लाके, एक बड़ा पौधा आपने लाया और वो रोप दिया और आंधी तूफान आए, पौधा ढह जाएगा क्योंकि जड़ मजबूत नहीं थी। समझ गए? वैसे ही आप धीरे धीरे अध्ययन करते हुए चलिए, आपका ज्ञान स्थायी होगा आप जितना धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से प्रीवियस ईयर प्रश्न का सिलसिला भी निपटाएं और आपको रामचरित आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो नए प्रश्न बन सकते हैं वो और व्याकरण के संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक भी करा दें और प्रैक्टिस सेट भी कराएं, ताकि आपकी संपूर्ण जो तैयारी है वो पूर्ण हो सके। जितनी भी आप तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो पूरी हो सके। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है, इस उम्र में बच्चे काम ही करते हैं। ठीक है, आप सब वयस्क हैं तो बेटा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको घर बैठे हम वो सारी सुविधाएं दे सकें कि आपका नंबर आ सके। कम से कम एक सीट तो आपकी पक्की होनी चाहिए। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हम प्रगतिवाद पर आ चुके हैं। इससे पहले हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की सभी शाखाएं, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और अब प्रगतिवादी युग पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिक का सिद्धांत है? ए अस्तित्ववाद, बी मार्क्सवाद, सी मनोविश्लेषणवाद और डी अभिजात्यवाद। तो देखिए बेटा ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दर्शन का है? मार्क्सवाद का। ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अब जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या कहते थे? वो वर्ग चेतना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। उनका शोषक के प्रति बड़ा उनके मन में क्या होता था? कोमल भावनाएं रहती थी। शोषित के प्रति वो हमेशा आक्रोश दिखाया करते थे। वो समानता का व्यवहार लेके चला करते थे कि सभी लोग समान रूप से चलें, सभी लोग समान रूप से कार्य करें, सभी लोगों को समान मान सम्मान और जितनी धनराशि है वो सब समान मिले, इस समाज में कोई ऊंचा नीचा ना रहे। ये कार्ल मार्क्स की जो अपनी विचारधारा थी वही उन्होंने लागू की थी। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 2, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये जो विकल्प है ये जो कथन है किसका है? ये है गणपति चंद्र गुप्त जी का। ठीक है, अब समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रगतिवाद केवल साम्यवादी, जो प्रगतिवाद है वो केवल बीच का रास्ता अपनाता है, वो ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ता है। कारण क्या है? जबकि प्रगतिशील क्या है? प्रगतिशील नए नए क्या करता रहता है? एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो किसी भी तरफ जाने से कोई मतलब उसे परहेज ही नहीं है। उसके सामने कोई भी वाद आ जाए वो सब में सोचने के लिए, कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। जबकि जो प्रगतिवाद है वो केवल बीच का रास्ता लेके चलता है। ठीक है, जब कहीं प्रगति हो चुकी होती है ना बेटा, या प्रगति हो रही होती है, ये मैं अपनी कॉमन बात बता रही हूँ आपको, जब कोई प्रगति कहीं प्रगति हो चुकी हो और थोड़ी बहुत होनी रह रही हो, तो तब व्यक्ति बहुत सारे झंझटों से बचना सोचता है कि बस ये बीच का रास्ता अपना लो और चलते रहो। लेकिन जब प्रगतिशील हो, जब हम कार्य कर रहे हैं, जब हम कार्य हमारा जब मतलब तरक्की पे कार्य है और हम कार्य कर रहे हैं, अभी हमें पता है अगर कुछ बिगड़ेगा भी तो सुधर जाएगा। अभी हमने प्रगति नहीं की है, अभी हम प्रयत्नशील है, हम कार्य कर रहे हैं, यदि हमारा कार्य बिगड़ेगा तो सुधर जाएगा। तो प्रगतिशील जो लोग थे उनकी सोच ऐसी थी कि कोई सा भी वाद आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, हमारे देश में जो भी चल रहा हो हम सबके ऊपर लिखेंगे, सबको लोगों को सचेत करेंगे, सबको सब कुछ बताएंगे, सारे वादों में अच्छाई बुराई सब कुछ ढूंढ देंगे। वो बीच का रास्ता नहीं अपनाते थे। बेटा किसका था ये कथन? गणपति चंद्र गुप्त जी का। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, ये बातें आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी मेमोरी में प्रश्न बना रहे। स्थापना 1 कहता है प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहार की विजय को लेकर चला।
ठीक है। ये कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है वो सामूहिकता, सभी लोगों को, वर्ग संघर्ष, जो लोगों में के वर्ग में संघर्ष था, एक ऊंचा वर्ग था, एक नीचा वर्ग था। ऊंचे नीचे से मतलब एक पूंजीपति थे, दूसरे लोग क्या थे, मजदूर वर्ग थे। तो इनके बीच जो हमेशा संघर्ष चलता रहता, और सर्वहार की विजय को वो चाहता था कि दोनों बराबर हो जाए और दोनों में क्या चलती रहे, दोनों बराबर चले, ना कोई ऊंचा रहे ना नीचा रहे, ना पूंजीपति लोग जो मजदूर लोग हैं उनका शोषण कर पाए, बल्कि वो काम अच्छे से करे और वो उन्हें मेहनताना अच्छे से दे, ताकि सबका जीवन सुचारू रूप से चला रहे। ये किसकी सोच थी, ये थी प्रगतिवाद की। अब तर्क क्या था, क्योंकि यह कार्ल मार्क्स पर आधारित था। क्यों? क्योंकि प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के ऊपर आधारित था, और कार्ल मार्क्स की भी यही सोच थी कि साम्यवाद का रास्ता उन्होंने भी अपनाया हुआ था, और वो कहते थे वर्ग संघर्ष, वर्ग चेतना के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। वो हमेशा कहते थे कि कभी भी ऐसा ना हो कि पूंजीपति लोग मजदूर वर्ग का फायदा उठाएं। वो शोषक का, शोषित के प्रति, जो लोग शोषक होते थे, जिनका शोषण किया जाता, जो शोषित होते थे, उनके प्रति हमेशा उनका विद्रोह करते थे और उनका आक्रोश रहता था। किसका? कार्ल मार्क्स का। तो बेटा ये तर्क इन्होंने दिए हुए हैं, कौन सा सही है? ए सही है, आर गलत है। बी, ए सही है और आर दोनों सही है। सी, ए और आर दोनों गलत है। डी, ए गलत है और आर सही है। तो बेटा बी बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, प्रगतिवाद के संदर्भ में इसमें से एक कथन सही नहीं है, वह है ए, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनाओं में सौंदर्य खोजता है। बी, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। और डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता था। तो देखिए बेटा ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो है बेटा ए। ये कह रहे हैं कि प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता था। ये बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि जो प्रगतिवाद है वो जनजीवन के, ना तो वो प्रकृति न कल्पना से उसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, ये सही है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर किया। देखिए बेटा, आदिकाल में सब लोग सब कुछ जुटाने की कोशिश कर रहे थे, भक्ति काल में आके लोग पूजा पाठ में लग गए थे, रीति काल में कवि राजाओं के दरबार में पहुंच गया था, अब काव्य की भाषा केवल ब्रज हो गई थी और वो श्रृंगार रस और वीर रस पे कविताएं कर रहा था। अब आधुनिक काल आया तो लोगों में थोड़ी चेतना आई और सुधरने का प्रयास करने लगे। द्विवेदी युग आया, पत्रिकाओं का संपादन होने लगा, लोगों को सचेत किया जाने लगा। लेकिन और उसके बाद क्या है, द्विवेदी युग के बाद आया छायावादी युग। छायावादी युग में भी जो लेखक थे कुछ तो थे जो लिख रहे थे इस बात के ऊपर भी कि किस तरह से देश को जगाया जाए, भारत की जनता को जगाया जाए। कुछ अपने में ही खोए हुए थे, जैसे महादेवी वर्मा जी, वो अपने में ही खोई थी, और भी ऐसे बहुत सारे कवि थे जो अपने में ही खोए हुए थे। लेकिन जब प्रगतिवाद आया तो प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को, जो साहित्य था उसकी चेतना को यथार्थ मतलब सत्य की ओर अग्रसर किया। उन्हें बताया कि साहित्य का काम क्या होता है, साहित्य का काम होता है लोगों को जागृत करना, लोगों को सचेत करना, लोगों को जगाना। और प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित होती है। हाँ, जो प्रगतिवाद था वो किससे प्रभावित हुआ था बेटा, वो मार्क्सवाद से ही प्रभावित हुआ था। और डी क्या था, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का मूल उद्देश्य मानता था। जो प्रगतिवाद था वो रचना का मूल उद्देश्य किसे मानता था, समाज को जगाने को, समाज में हो रहे जितने भी जो भी अंधविश्वास थे या जो भी लोगों के साथ बुरा करा जा रहा था या जो भी मजदूर वर्ग को प्रताड़ना दी जा रही थी, उन सब के विरुद्ध लिखना, सही स्थिति को सामने लाना ही प्रगतिवाद का कार्य था। ठीक है, ए विकल्प इसके हिसाब से सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है? ए, कल्पना प्रवणता। बी, शोषण का विरोध। सी, व्यंग प्रधानता। और डी, श्रम में सौंदर्य। तो देखिए बेटा, जो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं थी वो थे कल्पना और प्रवणता। ना तो प्रगतिवाद में किसी के पास कल्पना करने का, इन सब सुंदरता दिखाने का कोई टाइम नहीं था। वो लोग क्या करते, शोषण का विरोध कर रहे थे। क्या, जो शोषित लोग थे और जो उनके ऊपर शोषण कर रहे थे उनका विरोध कर रहे थे। वो व्यंग परक कविताएं लिख रहे थे लोगों को सचेत करने के लिए, पूंजीपतियों को आंख खोलने के लिए, बताने के लिए कि लोग जगे हुए हैं। क्या कर रहे थे, वो व्यंग परक कविताओं का प्रयोग कर रहे थे। और श्रम में सौंदर्य, श्रम में भी वो जो लोग मेहनती थे उनके श्रम में भी वो सौंदर्य ढूंढ रहे थे, उनके ऊपर कविताएं लिख रहे थे। उनके कार्य में क्या कर रहे थे, जैसे वीर रस में होता था ना, वीर रस में क्या होता था, लोग युद्ध करने जाते थे और वीरता भरे गाने सुन सुन के उनके मन में उत्साह आ जाता था। ऐसे ही ये लोग इस टाइम पे श्रम से संबंधित, श्रमिक की समस्याओं से संबंधित कविता लिखी जा रही थी। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 6,
प्रगतिवादी समीक्षक है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी गुलाब राय और डी सुंदरदास, श्याम सुंदरदास। तो बेटा प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन और डी नरेश मेहता। तो बेटा फूल नहीं रंग बोलते हैं कि जो रचनाकार है वो है केदारनाथ अग्रवाल। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह सुमन और डी केदारनाथ। तो बेटा जमुन जल तुम के जो रचनाकार है वो है केदारनाथ। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, इसमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का झरना और डी युगधारा। तो बेटा इसमें दो रचनाएं किसकी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है। एक तो आग का झरना और बी युग की धारा। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, अब ये क्या करें? अबे सुन बे गुलाब, मत भूल मत गर पाई खुशबू रंगोआब, काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो कहते हैं अरे सुन बे गुलाब, तू भूल मत, जो तूने रंग खुशबू जो पाई है वो कैसे पाई है? वो खाद का खून चूस के पाई है। ये किसकी कविता है बेटा? ये निराला जी की कविता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, बी प्रयोगवादी कविता से, सी सामंतरवादी कविता से और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इन कविताओं का संबंध है किससे? प्रगतिवादी कविता से। अब आप कहोगे मैडम निराला जी तो छायावादी कवि थे, लेकिन बेटा जो प्रगतिवाद का समय था वो था 1936 से 1942 तक का। ठीक है, अब ऐसा तो था नहीं निराला जी इसमें नहीं थे या जयशंकर प्रसाद इसमें नहीं थे। हुआ क्या था बेटा? केवल कवियों के कविता करने का ढंग बदल गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे और डी नागार्जुन। तो बेटा प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख जिसने किया है वो है नागार्जुन जी। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है? ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञे और डी मुक्तिबोध। तो बेटा प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? अज्ञे। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? ए फैसलों की प्रतिध्वनि, बी अंधेरे में, सी राम की शक्ति पूजा और डी असाध्य वीणा। तो बेटा अंधेरे में की कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धर्मवीर भारती और डी धूमिल। तो बेटा चांद का मुंह टेढ़ा के जो रचयिता है वो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, भूल गलती कविता के कवि हैं? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन और डी मुक्तिबोध। तो बेटा भूल गलती के जो कवि है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? ए मुक्तिबोध ने, बी नागार्जुन ने, सी त्रिलोचन ने और डी धूमिल ने। तो बेटा अंधेरे में कविता के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, अब ये कह रहे हैं कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ए 1959, बी 1960, सी 1961 और डी 1962। तो बेटा कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन हुआ था 1961 में। किसने किया था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। प्रश्न संख्या 18, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक है? ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बेटा कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित है? ए जन्मदिन की धूप, बी एक स्वप्न कथा, सी भूल गलती और डी ब्रह्म राक्षस। तो बेटा गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा में जन्मदिन की धूप संकलित है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ए मेरे सहचर मित्र, बी अंधेरे में, सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर और डी मुझे पुकारती हुई। तो बेटा रहस्य पुरुष का बिंब जिस कविता में नहीं है वो है अंधेरे में। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ए विपात्र, बी ए साहित्य की डायरी, सी चांद का मुंह टेढ़ा और डी भारत इतिहास की संस्कृति। तो बेटा जो पुस्तक थी मुक्तिबोध जी की जिसे प्रतिबंधित किया गया था वो थी भारत इतिहास की संस्कृति। ठीक है बेटा, इसमें इन्होंने लोगों को जगाने का कार्य किया था
क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज सरकार थी तो उन्होंने इस पुस्तक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ए ब्रज, बी मैथिली, सी अवधी और डी भोजपुरी। तो बेटा त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अवधी में है। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? ए नागार्जुन की, बी शमशेर की, सी केदारनाथ अग्रवाल की और डी त्रिलोचन की। तो बेटा तुम्हें सौंपता हूं किसकी रचना है? त्रिलोचन की। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ए प्रसाद का, बी निराला का, सी दिनकर का और डी हरिओत का। तो बेटा साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला जी का हुआ था। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? ए प्रकृतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी जनवाद और डी अकविता। तो बेटा हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उसे कहा जाता है प्रगतिवाद। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी व्यक्तिक यथार्थ और यथा स्थितिवादी। तो प्रगतिवादी जो काव्य सृष्टि हुआ है वर्ग चेतना प्रधान। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी सामंतर कविता और डी इसमें से कोई नहीं। तो द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद बेटा प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, प्रगतिवाद का आधार है? ए रहस्यवाद, बी हलालावाद, सी प्रगतिवाद और डी द्वंदात्मक भौतिकवाद। तो बेटा प्रगतिवाद का आधार है द्वंदात्मक भौतिकवाद। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए बेटा एक प्रगतिशील लेखक संघ था, ठीक है, जिसका प्रथम अधिवेशन भारत में हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, चलिए प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए प्रेमचंद ने, बी नागार्जुन ने, सी राही मासूम रजा ने और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो ये की थी बेटा किसने? प्रेमचंद जी ने। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? बेटा लंदन में हुई थी 1935 में। ठीक है, ए प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर और डी नागार्जुन व केदारनाथ। तो बेटा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज सज्जाद आनंद। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान था? ए छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रकृति का, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, सी मार्क्सवादी प्रभाव का और डी उपयुक्त सभी का। तो बेटा प्रगतिवाद के जन्म में सभी का योगदान था। ठीक है, छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति का। छायावाद में जो भी रोमानियत थी, लोग जिस तरह की कविताएं कर रहे थे और उससे क्या कर गए थे? कूच कर गए थे, सब उस तरह की कविताएं लिखना बंद कर दी थी। प्रगतिशील का जो लेखक संघ था उसका भी बहुत बड़ा योगदान था और मार्क्सवाद का प्रभाव था, है ना। और इन सभी का मिलकर इन सभी विचारधाराओं को मिलकर क्या बना था? प्रगतिवाद बना था। प्रश्न संख्या 31, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद और डी समाजवाद। तो बेटा देखिए प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद भी था, पदार्थवाद भी, समाजवाद भी। रूपवाद अमान्य था। ठीक है, वहां रूप के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां कार्य के लिए जगह थी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी सामाजिकता का आग्रह, सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, सी जनमान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो देखिए बेटा इसमें से प्रगतिवाद की जो प्रवृत्ति नहीं है वो है ए धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो उस तरफ ध्यान दे। क्या था? सामाजिकता का आग्रह कर रहे थे सब लोग। शोषित वर्ग और के प्रति सहानुभूति थी, जिन लोगों का शोषण हो रहा था उनके प्रति सहानुभूति थी, मतलब मजदूर वर्ग के प्रति। शोषक वर्ग जो लोग जो पूंजीपति थे उनके प्रति घृणा थी, आक्रोश था लोगों के मन में। जन सामान्य के प्रति सभी लोगों के लिए लोक मंगल की कामना थी। कब? प्रगतिवाद में। प्रश्न संख्या 33, अब ये क्या कह रहे हैं? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? ए नागार्जुन का, बी मुक्तिबोध का, सी रघुवीर सहाय का और डी धूमिल का। तो वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है बेटा? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। प्रश्न संख्या 34, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? ए धूमिल का, बी नागार्जुन का, सी मुक्तिबोध का और डी त्रिलोचन का।
तो वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है? नागार्जुन का बेटा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? ए छायावादी वर्ग के, बी प्रगतिवादी वर्ग के, सी प्रयोगवादी वर्ग के और डी द्विवेदी युगीन। तो बेटा नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? प्रगतिवादी वर्ग के, बी। प्रश्न संख्या 35, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी अकविता और डी समकालीन कविता। तो बेटा जो नागार्जुन थे वो किसके थे? प्रगतिवाद के। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? ए भस्मांकुर, बी पत्रहीन नग्न गाछ, सी युगधारा और डी सतरंगे पंखों वाली। बेटे यहाँ कहीं कहीं सतरंगी पंखों वाली भी लिखा आता है। ठीक है, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो वह है बेटा पत्रहीन नग्नगाछ खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? ए युग की गंगा, बी युगधारा, सी प्यासी पथराई आंखें और डी तुमने कहा था। तो देखिए बेटा इनमें से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर और डी हरिओद। तो बेटा कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? ए राधिका रमन सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी वासुदेव सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40, मैं उस जनपद का कवि हूं काव्य रचना किस कवि की है? ए नागार्जुन की, बी रांगे राघव की, सी त्रिलोचन की और डी केदारनाथ अग्रवाल की। तो बेटा ये किसकी रचना है? त्रिलोचन की। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? ए हुंकार, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी और डी त्रिधारा। तो बेटा त्रिधारा दिनकर जी की काव्य रचना नहीं है, किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रश्न संख्या 42, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह उक्तियां किस कवि की हैं? ए रघुवीर सहाय, बी धूमिल, सी मुक्ति बोध और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बेटा सिंहासन करो खाली करो कि जनता आती है, ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ए रसवंती, बी पाथेय, सी मुकुल और डी रश्मि रेखा। तो बेटा रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ए रसवंती। प्रश्न संख्या 44, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी वियोग हरि और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो बेटा हारे के हरिनाम काव्य के शीर्षक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 45, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद और डी दिनकर। तो बेटा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 46, रामधारी सिंह दिनकर की कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ए रेणुका, बी हुंकार, सी कुरुक्षेत्र और डी उर्वशी। तो बेटा रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। प्रश्न संख्या 47, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ए दिनकर, बी त्रिलोचन, सी अज्ञे और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो बेटा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत आक्रोश था, हर चीज को बहुत जल्दी से लिख दिया करते थे। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48, दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? ए शिव मंगल सिंह सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त और डी महादेवी वर्मा। तो बेटा दो राह समय के पथ के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसे ललकारा था? अंग्रेज सरकार को, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 49, गीत फरोश किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र की, बी गोपाल दास नीरज की, सी महादेवी वर्मा की और डी हरिवंश राय बच्चन की। तो गीत फरोश किसकी रचना है बेटा? भवानी प्रसाद मिश्र की, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? क्वासी, बी रश्मि रेखा, सी उर्मिला और डी कुमकुम।
तो बेटा बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो हमने पूरे 50 प्रश्न करा दे बेटा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।